चलिए गाइस, क्लास 9 की एक्सरसाइज देखते हैं, यूनिट नंबर 9 का एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। ठीक है, तो कॉलम ये दिया है और कॉलम बी दिया है, इसको आपको मैच करना है। सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। देखिए हार्मफुल वेस्ट इसमें कौन सा होगा, ठीक है। अब रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है, ये हम सबको पता है, तो इसका आंसर आएगा सी, रेडियो एक्टिव मटेरियल। अब डोमेस्टिक वेस्ट यानी जो घरगुती जो हमारा घर का जो कचरा रहता है, घर का जो वेस्ट निकलता है, वो कौन सा होता है इसमें? क्या केमिकल्स होता है? क्या हमारे घर में केमिकल्स थोड़ी निकलता है। लेफ्ट ओवर फूड वेजिटेबल्स, हम हमारे घर में क्या यूज़ करते हैं? वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं, फ्रूट्स यूज़ करते हैं। तो डोमेस्टिक वेस्ट कौन सा होगा? ये डी ऑप्शन, लेफ्ट ओवर द फूड वेजिटेबल्स पीलिंग ऑफ फ्रूट। अब बायोमेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल यानी जो हॉस्पिटल्स का होता है उसको हम बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे बैंडेज है, कॉटन है, नीडल है, तो ये गाइस हो गया हमारा, बहुत सिंपल है, बायोमेडिकल वेस्ट। इंडस्ट्री, अब केमिकल जहाँ पे आता है, इंडस्ट्री में क्या आता है, सबसे ध्यान रखना कि इंडस्ट्री में आता है केमिकल्स, तो केमिकल पिगमेंट ऐश, ये कहाँ पे आएगा? ये इंडस्ट्री में आएगा। अर्बन यानी शहरी, जो शहरों से कचरा निकलता है उसमें क्या होता है? ग्लास होता है, रबर होता है, कैरी बैग्स होती है, तो वो शहरी हो गया, तो इसका आंसर आएगा ए। सिंपल है गाइस, सेंटेंस कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए, ऑफ द अबायोटिक फैक्टर्स, अबायोटिक यानी क्या, कौन से फैक्टर्स होते हैं? तो अबायोटिक यानी नॉन लिविंग, और बायोटिक यानी क्या होता है? लिविंग फैक्टर्स। लिविंग यानी जैसे हम सब हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, तो वो हो गए बायोटिक फैक्टर। और अबायोटिक फैक्टर यानी जितने भी नॉन लिविंग है, एयर है, वाटर है, सॉइल है, माउंटेन्स है, ये सब अबायोटिक फैक्टर्स आते हैं। ऑफ द अबायोटिक फैक्टर दैट अफेक्ट द बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी यानी जितनी भी डिफरेंट स्पीसीज है उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, तो किस लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं? जियोग्राफिक फेवरेबिलिटी, यानी जो जियोग्राफिक फेवरेबिलिटी होती है इसके लिए ये बायोडाइवर्सिटी और अबायोटिक फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं, और इसीलिए ये जियोग्राफिक फेवरेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आ गया? दूसरा है डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्लाइमेट कंडीशन, क्लाइमेट की कंडीशन ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। अब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए क्लाइमेटिक कंडीशन इन अ पर्टिकुलर एरिया, वो क्या होती है? वो होता है गाइस वेदर। वेदर यानी जब हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अगर कोई क्लाइमेटिक कंडीशन को नोट करते हैं तो उसको बोला जाता है वेदर। हमने ये डिस्कस किया था अच्छी तरीके से, ठीक है। इसके बाद इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन बीइंग वी हैव टू थिंक अबाउट, अगर हमें गाइस इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, अगर ह्यूमन बीइंग की प्रोग्रेस करनी है तो वी हैव टू थिंक अबाउट, तो हमें किसके बारे में सोचना है? देखिए यहाँ पे भी ऑप्शन बचे हैं, ऑब्जर्वेटरी की क्लाइमेट। देखिए क्लाइमेट क्या होता है? लॉन्ग टर्म वाला ड्यूरेशन। आपको खेती करनी है, किसी जगह पे जाके आपको खेती करनी है, तो खेती करने के लिए वहाँ पे आपको एक ह्यूमन की प्रोग्रेस करनी है। एक एग्जांपल बताता हूँ, तो आपको सबसे पहले वहाँ पे देखना होगा कि कौन कौन सी वहाँ पे ड्यूरेशन कैसा होता है, रेनी सीजन का ड्यूरेशन कैसा होता है, ठंड का ड्यूरेशन कैसा होता है, ठंड पड़ती भी है या नहीं पड़ती, तो वहाँ पे कौन से जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स होते हैं वो कौन से सबसे ज़्यादा लिए जाते हैं, इस सब का स्टडी किया जाता है। और वो जो स्टडी किया जाता है वो किया जाता है गाइस क्लाइमेट के अंदर, यानी लॉन्ग ड्यूरेशन के अंदर जो स्टडी किया जाता है वो क्लाइमेट के अंदर किया जाता है। तो अगर हमें इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन बीइंग की, तो हमें कौन सी चीज़ को विचार में लाना पड़ेगा? तो हमें लाना पड़ेगा वहाँ का जो क्लाइमेट होता है, उस क्लाइमेट को हमें विचार में लाना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट में देखते हैं, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर इज रिकॉर्डेड। जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं हम रिकॉर्ड किस में करते हैं? तो वो करते हैं गाइस हम ऑब्जर्वेटरी में, ठीक है। समझ में आ गया ये? चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। हाउ इज द फर्स्ट एड प्रोवाइडेड टू विक्टिम्स? फर्स्ट एड जो है वो विक्टिम को किस तरह प्रोवाइड करेंगे हम ऑफ अ डिजास्टर हु आर इंजर्ड। अगर कोई डिजास्टर होता है और कोई इंजर्ड होता है तो हमें फर्स्ट एड यानी पहले, सबसे पहले क्या करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड इज टू प्रिवेंशन ऑफ डेथ, यानी सबसे पहली जो प्रिवेंशन होती है ये इसलिए होती है कि वो इंसान जो है, वो विक्टिम जो है वो मर ना पाए, यानी उसको हम मरने से बचाना, ये सबसे पहली जो है वो हमारी जो है वो फर्स्ट एड की प्रिवेंशन होती है। सेकंड होता है अगर ब्लीडिंग हो रहा है, यानी अगर खून बह रहा है विक्टिम का, तो हमें क्या करना है? जो वाउंड होता है, जो जख्म होता है, शुड बी कवर्ड विथ एंटीसेप्टिक एंड प्रेशर अलाउड फॉर 5 मिनट्स। अगर कहीं से खून निकल रहा है तो एंटीसेप्टिक लगा के उसको 5 मिनट प्रेस करके रखना है ताकि खून जो है वो बहना बंद हो जाए, ठीक है। तीसरी बात है, इफ द बोन फ्रैक्चर, अगर बोन को अगर फ्रैक्चर हो गया तो क्या करना है? फ्रैक्चर्ड पार्ट इमोबलाइज, तो फ्रैक्चर जो हुआ है उसको इमोबलाइज करना, यानी वो हल ना पाए,
उसको जो है वो इमोबलाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इट कैन बी डन बाय दी विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल वुडन रॉड। अगर कोई वुडन की चीज़ है या कोई भी ऐसी चीज़ है तो उसको ऐसे लगा के, उसको पट्टी बांध के उसको हम इमोबलाइज कर सकते हैं, यानी वो फिर हल ना पाएगा। ठीक है, अगर गाइज बर्न हुआ है, कोई जल गया है, तो हमें क्या करना है, होल्ड द इंज्योर्ड पार्ट अंडर द क्लीन एंड कोल्ड फ्लोइंग वाटर फॉर 10 मिनट्स। क्लीन एंड कोल्ड जो फ्लोइंग वाटर होता है, बहता पानी, उसमें 10 मिनट तक जो है वो अगर हम हाथ को रखते हैं, अगर कहीं बर्न हुआ है तो वो भी फर्स्ट एड में आता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर कोई डिजास्टर में विक्टिम्स अगर कुछ इंजर्ड हो जाता है तो इस प्रकार हम उसकी मदद जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं। स्टेट द साइंटिफिक एंड इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट जो हम करते हैं तो इसकी साइंटिफिक एंड इको फ्रेंडली मेथड्स क्या क्या है। तो सबसे पहले है लैंडफिल मेथड। अब इसमें क्या किया जाता है, एक गड्ढा किया जाता है, यानी गड्ढा किया जाता है और इस गड्ढे में जो सॉलिड वेस्ट है उसको डंप किया जाता है, इसको बोला जाता है लैंडफिल मेथड, यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट। जो इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट होता है इसके लिए ये मेथड जो है वो यूज की जाती है। वेस्ट इज डंप इन अ पिट वेयर इट इज अलाउड टू डिकम्पोज, और अलाउ जहां पे उनको अलाउ किया जाता है वहां पे वो डिकम्पोज किया जाता है, उसको बोला जाता है लैंडफिल मेथड। लैंड यानी जमीन, जमीन पे फील करता है, यानी गड्ढा करके उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो डिकम्पोज किया जाता है। ठीक है, दूसरा होता है सेफ लैंडफिल मेथड। अब ये लैंडफिल मेथड है और दूसरा है सेफ लैंडफिल मेथड। अब इसमें भी गड्ढा करके ही जो है वो वेस्ट, ये सभी टाइप के वेस्ट के लिए होता है और गड्ढा करके वेस्ट जो है वो उस पीट में डिकम्पोज किया जाता है। ठीक है, पर गाइस होता यह है कि ये दिस साइट हैज बीन 2 किलोमीटर अवे, पर जहाँ पे ये गड्ढा करके उसको जो वेस्ट मटेरियल को डंप किया जाता है वो 2 किलोमीटर अवे होना चाहिए, यानी दूर होना चाहिए किसी वाटर बॉडी से या फिर फॉरेस्ट से, और उस पे जगह पे जो है वो वेस्ट डंप किया जाता है। तो आपको यहाँ पे लैंडफिल मेथड और सेफ लैंडफिल मेथड, यानी 2 किलोमीटर अवे होता है वो वाटर बॉडी या फिर फॉरेस्ट से। तीसरा होता है पायरोलिसिस। पायरोलिसिस यानी बर्निंग। अब वेस्ट जो है वो हाई टेम्परेचर पे बर्न किया जाता है, उसको बोला जाता है पायरोलिसिस। इंसिनरेशन, इंसिनरेशन में भी बर्निंग ही किया जाता है, पर इंसिनरेशन में बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो वेस्ट डिस्ट्रॉय किया जाता है इन फर्नेस में। एक फर्नेस होता है, उसमें एक कंट्रोल टेम्परेचर पे, जो हाई टेम्परेचर है उस पे इसको बर्न किया जाता है बायोमेडिकल वेस्ट को, उसको बोला जाता है इंसिनरेशन। फिर है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग यानी जो डिकम्पोजिशन ऑफ गार्बेज, गार्बेज यानी जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको डिकम्पोज किया जाता है इनटू पीट, पर उसका कन्वर्सन किया जाता है मैन्योर में, उसको बोला जाता है कंपोस्टिंग। और एक होता है वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग यानी उसको भी जो है वो डिकम्पोज किया जाता है गार्बेज को, पर इसका डिकम्पोजिशन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अर्थवर्म। आपने सुना होगा वर्मी कंपोस्टिंग यानी अर्थवर्म का यूज करके उस गार्बेज को डिकम्पोज किया जाता है और उसका कन्वर्सन किया जाता है मैन्योर में। तो ये कुछ साइंटिफिक एंड इको फ्रेंडली मेथड्स है जिसके हेल्प से हम वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं गाइस सी। क्वेश्चन नंबर 3 में का सी, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल द रिलेशनशिप बिटवीन वेदर फॉरकास्टिंग एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। अब देखिए इसमें एक मैं आपको बात बताता हूँ, वेदर फॉरकास्टिंग एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या रिलेशन है ये आपको बताना है। देखिए आप आज घर से बाहर जा रहे हैं, एक बात बता रहा हूँ ये समझने के लिए, और मैंने आपको बोल दिया कि बाहर मत जाओ क्योंकि मूसलाधार बारिश होने वाली है। अब आपको मेरे पे भरोसा है, ट्रस्ट है कि मैं जो कहूँगा वो सही होता है। आपने क्या किया, आप बाहर गए ही नहीं, तो क्या होगा, मदद होगी। अगर आप बाहर जाते, मूसलाधार बारिश में भीग जाते, आपको बुखार आता, फिर अलग अलग चीज़ें हो सकती थी। तो मैंने जो आपको प्रिडिक्शन बोला, तो वेदर फॉरकास्टिंग यानी क्या होता है, जो होने वाला है, जो वेदर में जो फेनोमेना होने वाला है उसका पहले प्रिडिक्शन कर देना। अब इससे क्या होगा, इससे क्या होता है, इसका रिलेशन क्या है, तो डिजास्टर जो मैनेजमेंट है, डिजास्टर में ह्यूरिकेन्स है या फिर जो हमारी फ्लड्स आती है, जो बारिश है, इस सभी के बारे में पहले ही पता कर दिया जाता है, बोल दिया जाता है। इससे क्या होगा, इससे यही होगा कि लोगों को जो है वो प्रिकॉशन लेने के लिए बहुत बड़ा एक हथियार मिल जाता है, एक प्रिकॉशनरी ये हो जाता है, और बचना यानी बहुत सारी जिंदगियां भी बच सकती है। अगर कहीं पे फ्लड आने वाली है बहुत ज़ोरदार, तो वहाँ से लोगों को पहले अगर हटाया जाए तो जो लोग वहाँ पे मरने वाले थे वो मर नहीं पाएंगे, वो जिंदा रहेंगे, वो दूसरी किसी जगह पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये होता है एक रिलेशन डिजास्टर मैनेजमेंट का और वेदर फॉरकास्टिंग का। देखिए गुड प्रिडिक्शन ऑफ डिजास्टर एंड वार्निंग कैन सेव लीव्स, यानी बहुत गुड, अगर सही प्रिडिक्शन अगर है डिजास्टर का तो और वार्निंग का, तो बहुत सारी जिंदगियां जो है वो बच सकती है। इफ फॉरकास्टिंग इज गिवन अबाउट टोर्नाडो, फ्लैश
फ्लड पीपल कैन एक्ट द प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द इंजुरी एंड डेथ। तो अगर टोर्नेडो है, फ्लैश फ्लड है, तो इससे लोग जो है वो डेथ एंड इंजुरी से जो है वो बच सकते हैं। तो आप देखिए ऐसी चीज़ें ना आपको आप मन से भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि यार ये पूरा का पूरा रट्टा मार के पाठ कर दिया, ये तो सिर्फ समझने के लिए है। एक बार आपको समझ में आ गया कि इनके दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो आप अपने मन से भी एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना और उस चीज से लिखने की कोशिश करना। प्रिडिक्शन एंड वार्निंग कैन ऑल्सो रिड्यूस द डैमेज ऑन इकोनॉमी लॉसेस। तो प्रिडिक्शन एंड वार्निंग क्या करता है, इकोनॉमिक लॉसेस एंड डैमेज को ये करता है, ठीक है। व्हेन नोटिस एंड impending disaster is issued well in advance for flood, wildfire, hurricanes, many things can be protected। अब अगर हमने पहले ही बोल दिया कि ऐसा ऐसा होने वाला है, तो फ्लड्स, वाइल्ड फायर, ह्यूरिकेन्स, हम बहुत सारी चीज़ों को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ह्यूरिकेन हुगो, अब ह्यूरिकेन ह्यूगो गाइज 9 सितंबर 1989 में से 25 सितंबर 1989, 9 ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, 9 सितंबर टू 25 सितंबर 1989 में आया था, और इसका पहले ही प्रिडिक्शन कर दिया था, और इसकी वजह से जो तबाही होनी थी वो नहीं हुई, ठीक है, ज़्यादा तबाही नहीं हुई, लोगों की जाने नहीं गई। तो ह्यूरिकेन ह्यूगो इज़ द गुड एग्जांपल ऑफ वेदर फॉरकास्टिंग एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये ह्यूरिकेन ह्यूगो जो है ये गुड एग्जांपल माना जाता है किसका, वेदर फॉरकास्टिंग एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का। सक्सेसफुल प्रिडिक्शन, वार्निंग एंड इवैल्यूएशन इज हेल्पफुल टू सेव लिव्स ऑफ 1000। तो सक्सेसफुल अगर प्रिडिक्शन होता है, प्रिडिक्शन अगर सही होता है, तो हम बहुत हज़ारों लोगों की जो है वो जानें बचा सकते हैं। तो आपको रिलेशन समझ में आ गया ना, सिंपल है। रिलेशन क्या है, अगर पहले कोई चीज़ अगर किसी को बोल देता है यानी हमें पता चल जाता है। वेदर फॉरकास्टिंग यानी क्या बोलता है, हवामान का अंदाज, जो पहले बाद में होने वाला है इसका अंदाज हमें पहले आ जाता है कि आज बारिश होगी, 2 दिन के बाद बारिश होगी। तो अगर ऐसा हमें पता होता है तो हम जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर पहले ही से ले सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों की जानें बच सकती है। तो यही डिजास्टर मैनेजमेंट का और वेदर फॉरकास्टिंग का रिलेशनशिप है। क्वेश्चन नंबर डी को देखते हैं, व्हाई इज द ई वेस्ट हार्मफुल, एक्सप्रेस योर ओपिनियन अबाउट दिस। अब आपको अपना ओपिनियन देना है और ई वेस्ट हार्मफुल क्या है। देखिए अब इसको याद करने की या रट्टा मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब देखिए इसका सबसे पहले तो आंसर आप खुद लिखने की कोशिश कीजिए कि ई वेस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, जैसे कंप्यूटर का हो गया, हमारे सेलफोन का हो गया, टीवी का हो गया, लैपटॉप का हो गया, तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है इससे जो वेस्ट निकलता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ई वेस्ट। अब देखिए ये जो ई वेस्ट होता है, अपने मन से आपको राइटिंग करना है कि इसको ई वेस्ट बोलते हैं। अब ई वेस्ट जो होता है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है ह्यूमन बॉडी के लिए, एनिमल्स के लिए। अब देखिए कैसे ई वेस्ट जो होता है, इससे जो वेस्ट निकलता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से, अगर हम इसको जलाएंगे और अगर हमारे ये बॉडी में इनहेल हो गया या इसकी वेपर्स, जैसे मर्क्यूरी है, अब ये भी एक ई वेस्ट है जो हमें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से मिलता है। इसकी अगर वेपर्स अगर किसी ने जला दिया और वेपर्स अगर आपने इनहेल कर दी तो ब्रेन पे असर होता है, आदमी पगला जाता है। पगला जब यानी पागल इंसान जैसे बिहेव करता है ना, वैसे वो बिहेव करेगा अगर मर्क्यूरी की वेपर चली गई। कैडमियम है, लीड है, इससे बोन्स के जो होते हैं प्रॉब्लम्स वो क्रिएट होते हैं, किडनी, लीवर, कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती है। तो इतने बड़े हार्मफुल इफेक्ट जो है वो हमारे बॉडी पे हो सकते हैं इस ई वेस्ट के, अगर हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो। अब ये बॉडी के अंदर जाएंगे कैसे, ये गाइज मिक्स होते हैं वाटर के साथ, जो ग्राउंड वाटर है इसके साथ मिक्स होते हैं। जब बारिश आती है तो इससे कांटेक्ट में आते हैं और ये ग्राउंड वाटर भी चले जाते हैं, और वो पानी अगर हम पीते हैं फिर क्या होगा, जो इफेक्ट इस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं वो जो हमारे बॉडी पे इफेक्ट करने वाले वो करेगा, आपकी किडनी खराब करेगी, लीवर खराब करेगा। मर्क्यूरी को अगर कहीं जला या इनहेल कर दिया तो ब्रेन पे असर डालेगा। तो ये पूरे के पूरे इफेक्ट होते हैं। अब लिखना कैसे वो भी देख लीजिए। ई वेस्ट रेफर टू ऑल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट लाइक कंप्यूटर, ऑडियो एंड वीडियो सिस्टम, कैमरा, आईपॉड, सेलफोन, वॉचेस, etc. E-waste become a major problem. E-waste affect the human body because they contain toxic substance. इसमें क्या होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस होता है लाइक मर्क्यूरी, लीड, कैडमियम। अब मैंने बताया कि मर्क्यूरी के वेपर्स अगर हमने इनहेल कर दिए तो फिर क्या होगा, आदमी पगला जाएगा। ब्रेन पे मर्क्यूरी के वेपर्स बहुत ज़्यादा असर करती है। लीड, कैडमियम बोन पे सबसे ज़्यादा असर करता है। ड्यू टू द ई वेस्ट हेल्थ इशू आर अराइज, किडनी, ब्रेन, कैंसर और लीवर पे इसका क्या होता है तो असर होता है। वेन दिस वेस्ट आर बर्न दे प्रोड्यूस द कैंसर प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन। इसको जब हम बर्न करेंगे तो कैंसर प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन जो है वो ये प्रोड्यूस करता है। दे कैन एंटर ग्राउंड वाटर एंड अफेक्ट दी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्राउंड वाटर में एंट्री करते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अफेक्ट डालते हैं। समझ में आ गया। चलेगा इस क्वेश्चन नंबर ई को देखते हैं। हाउ विल यू रजिस्टर इंडिविजुअली योर पार्टिसिपेशन इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट।
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आप अपना पार्टिसिपेशन किस प्रकार दिखा सकते हैं, किस प्रकार कर सकते हैं? तो इसका आंसर आपको क्या लिखना है, देखिए फॉलोइंग 3R सिस्टम, यानी हम जो है वो क्या कर सकते हैं, 3R सिस्टम फॉलो कर सकते हैं, यानी रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। जो भी चीज़ें हम रिड्यूस कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, तो वैसी चीज़ें हम यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद थ्रोइंग प्लास्टिक वेपर, चॉकलेट, आइसक्रीम, बिस्किट इट इनटू डस्टबिन। तो जो भी वेपर्स होते हैं, जो हम प्लास्टिक की कुछ चीज़ें जो है वो वेपर्स यूज़ करते हैं, चॉकलेट, बिस्किट, उसके जो वेपर्स होते हैं वो हम किस में डालेंगे, डस्टबिन में डालेंगे। इससे क्या होगा, सॉलिड वेस्ट जो है वो कचरा नहीं फैलेगा, सॉलिड वेस्ट का अच्छी तरीके से मैनेजमेंट होगा। अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक बैग, यूज क्लोथ बैग। तो हम प्लास्टिक बैग का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि प्लास्टिक बैग जो है इससे बहुत ज़्यादा सॉलिड वेस्ट में खतरा क्रिएट होता है। तो हम क्लोथ बैग यूज़ करेंगे, क्योंकि ये हम हर बार यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक बैग हम यूज़ करेंगे, फेंक देंगे, इससे सॉलिड वेस्ट जो है वो खतरे में आ सकता है, ठीक है। इसकी मैनेजमेंट अच्छी तरीके से नहीं होगी। यूजिंग बोथ साइड पेपर राइटिंग, जो कुछ लोग क्या करते हैं, एक साइड पेपर में ही लिखते हैं, दूसरी साइड वैसे ही रहने देते हैं। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड जो है पेपर के वो यूज़ करेंगे, जिससे ज़्यादा, ठीक है। यूजिंग रिचार्जेबल बैटरी, तो रिचार्जेबल बैटरी यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ लीड बैटरी। जो लीड बैटरीज होती है ये रिचार्ज नहीं होती, और जो रिचार्ज होती है वो वाली बैटरीज हम यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ लीड बैटरीज। इम्प्लीमेंटिंग वेरियस प्रोग्राम्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड एजुकेटिंग इनकाउंटरिंग द फैमिली एंड सोसाइटी। अलग अलग प्रकार के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे हम प्रोग्राम रखेंगे, हमारी फैमिली को एजुकेट करेंगे, सोसाइटी को एजुकेट करने का प्रयास करेंगे ये प्रोग्राम के द्वारा। उसके बाद अवॉइड द यूज एंड थ्रो आर्टिकल्स। यूज एंड थ्रो, हम बहुत सारे फंक्शंस में जाते हैं तो वहाँ पे प्लास्टिक के ग्लास होते हैं, यूज़ किया, थ्रो किया, फेंक दिया। तो ऐसी चीज़ें हम अवॉइड करेंगे, ऐसी चीज़ों को हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि पेन्स हो गया, कैंडेड कोल्ड ड्रिंक्स हो गई। तो ये चीज़ें अवॉइड करके हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, सॉलिड वेस्ट का एक भाग बन सकते हैं। तो ये चीज़ें अगर हम फॉलो करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक पार्ट बनेंगे, एक पार्टिसिपेशन करेंगे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हम भी कर रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है गाइज, एग्जाम में आपको इसी प्रकार जो है वो लिखना है। हर पॉइंट को आप जो है वो फिर डिस्क्रिप्शन उसका लेंदी भी कर सकते हैं, अपने मन से कुछ चीज़ें इसमें ऐड जरूर कर सकते हैं। चलिए गाइज, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राइट अ नोट ऑन मेट्रोलॉजी। देखिए यहाँ पे हमने जब पढ़ाया था उसमें हम अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है कि मेट्रोलॉजी क्या होता है। बात करेंगे कि लिखना कैसे। देखिए मेट्रोलॉजी यानी क्या होता है, द साइंस दैट स्टडी द इंटरेक्शन बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एयर, नेचुरल साइकिल, जियोलॉजिकल मूवमेंट्स ऑफ अर्थ। यानी जो कुछ भी कंपोनेंट्स है, नेचुरल साइकिल्स है, जियोलॉजिकल मूवमेंट्स है, जो अर्थ की, एंड क्लाइमेट, इसका जो रिलेशन है क्लाइमेट का और इन चीज़ों का जो रिलेशन है उसको क्या बोलते हैं हम, मेट्रोलॉजी, ठीक है। अब मेट्रोलॉजी इंक्लूड स्टडी ऑफ स्टॉर्म्स, क्लाउड, रेनफॉल, थंडर, लाइटनिंग etc। दे आर यूजफुल फॉर कॉमन पीपल्स। हमें कैसे यूजफुल है, क्योंकि हमें पहले ही पता चल जाता है। अगर पहले ही पता चल गया कि बारिश होने वाली है, बहुत हेवी बारिश होने वाली है, तो लोकेलिटी हम दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फार्मर को इसका फ़ायदा होता है कि कब बारिश होने वाली है, उस हिसाब से वो जो है वो क्रॉप की डेवलपमेंट करते हैं। फिशरीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वाटर के ट्रांसपोर्ट एंड वेरियस अदर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो फायदेशीर होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी ये लिख लेना। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वॉज फॉर्म बाय, ब्रिटिश ने स्थापन किया था 1975 में इन शिमला, एट शिमला में। एंड अभी हेड ऑफिस कहाँ पे है, तो पूना पे है। एंड रीजनल ऑफिस जो है वो मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई पे है मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के। प्रिडिक्शन फॉर डस्ट स्टॉर्म, सैंड स्टॉर्म, हेवी रेनफॉल, हॉट एंड कोल्ड वेव, जो हॉट एंड कोल्ड वेव्स आती है यानी ठंडी की लहर, गर्मी की लहर, ये जो आती है, सुनामी। इंडिया हैज़ लॉन्च सेवरल सैटेलाइट, तो इसका प्रिडिक्शन करने के लिए इंडिया ने सेवरल सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने सेवरल सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, जिसकी वजह से हम इसका अंदाज़ा, प्रिडिक्शन पहले ही लगा पाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट लिखना, और भी कुछ पॉइंट हमने जब पढ़ाया था उसमें एक्सप्लेन किए हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये होगा गाइज शॉर्ट नोट्स ऑन मेट्रो। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन 4 में का क्लाइमेटिक फैक्टर। अब क्लाइमेटिक फैक्टर में हमें जो है वो शॉर्ट नोट लिखनी है। तो लिखना क्या है, देखिए, तो क्लाइमेट जो होता है ना वो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में क्लाइमेट यानी क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म का जो वेदर होता है उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। तो डेली लाइफ पे हमारे बहुत इंपैक्ट डालता है। मान के चलो कि इस साल अगर बारिश हुई नहीं, क्लाइमेट अच्छा नहीं रहा, तो हमारे डेली लाइफ पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट गिरता है। तो ठीक है, तो क्लाइमेट प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ। इट इन्फ्लुएंस आवर बेसिक नीड्स लाइक फूड है, क्लोथिंग है। अगर एग्रीकल्चर फील्ड में अगर वेदर अच्छा, क्लाइमेट अच्छा नहीं रहा, ठीक है, क्लाइमेट अच्छा नहीं रहा तो फूड नहीं आएगा। क्लोथिंग भी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से आता है,
ऑक्यूपेशन यानी जो बिजनेस होता है एग्रीकल्चर पे डिपेंड होता है, उस पे से बहुत सारे बिजनेस डिपेंड होते हैं, शेल्टर है, तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये इन्फ्लुएंस करती है ये क्लाइमेटिक फैक्टर। तीसरा पॉइंट देखते हैं, वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर लाइक डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ विंड, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ईटीसी आर कंसीडर्ड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। देखिए रनवे यानी रोड का जब कंस्ट्रक्शन होता है, बहुत बहुत बड़े ब्रिज है, स्काई स्क्रैपर है, सी स्पोर्ट्स है, तो इनका जब कंस्ट्रक्शन होता है तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि विंड की क्या डायरेक्शन है, टेम्परेचर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, ये सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स है, तो इनको जो है विचार में लिया जाता है और तभी ये जो कंस्ट्रक्शन है वो किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सैलिनिटी ऑफ मराइन वाटर। जो मराइन वाटर की जो सैलिनिटी होती है, फॉर्मेशन ऑफ ओशन करंट्स, ओशन पे जो वेव्स आती है, करंट्स आता है, वाटर साइकिल है, ईटीसी आर ऑल रिलेटेड टू क्लाइमेटिक फैक्टर। ये सभी गाइस रिलेट है क्लाइमेटिक फैक्टर से। वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर ब्रिंग अबाउट द वेदरिंग ऑफ रॉक इन अर्थ क्रस्ट। वेदरिंग यानी जो रॉक होता है इसका कन्वर्शन सॉइल में होता है, उसका वेदरिंग होता है। ठीक है, अलग अलग क्लाइमेट में, जब समर का सीजन होता है तो हीट से उसका वेदरिंग होता है, रेनी सीजन में बारिश की वजह से उसका वेदरिंग होता है। अब आप बोलोगे यार तो हीट इज इंपॉर्टेंट, हीट से क्या होती है उसमें दरारें पड़ती है, तो ये सब गाइज क्लाइमेटिक फैक्टर जो है ये वेदरिंग जो रॉक होता है अर्थ क्रस्ट में अंदर, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कुछ पॉइंट हमने यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेन किया क्लाइमेटिक फैक्टर। रट्टा नहीं मारना है, समझ लेना है और अपने मन से लिखने की कोशिश करना है। चलिएगा इस क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, मानसून मॉडल। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर सी है या 3 है। तो मानसून मॉडल जो है देखिए, अ ट्रेडिशनल ऑफ फॉरकास्टिंग द मानसून सीजन इन इंडिया इज ओल्डर देन 100 ईयर। 100 सालों से जो मानसून है इसका जो ट्रेडिशनल मेथड है यानी पुरानी मेथड जो है वो 100 साल पुरानी है। ठीक है, तो मानसून मॉडल कब से आया देखिए, विद द इनिशिएटिव ऑफ डॉक्टर वसंतराव गोवारिकर। तो इन्होंने इनिशिएटिव लिया डॉक्टर वसंतराव गोवारिकर इन द डिकेड ऑफ 1990s में। ठीक है, मानसून मॉडल बेस्ड ऑन 16 वर्ल्ड वाइड पैरामीटर पे ये बेस्ड था, क्लाइमेटिक पैरामीटर्स पे वाज डेवलप्ड। दिस मॉडल वाज यूज्ड बाय 1992। 1990 में जो है ये इन्होंने इनिशिएटिव लेके इसको बनाया और 1990 से 2002 तक जो है वो इसका जो है वो यूज़ किया गया। तो चलिए देखते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट पे आपको शॉर्ट नोट लिखनी है। अब एग्जाम पे ये क्वेश्चन आ गया, अब आपको कुछ आ नहीं रहा है तो यार अपने मन से लिख सकते हैं। देखिए इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो अलग अलग प्रकार की जो इंडस्ट्री होती है उससे जो वेस्ट निकलता है उसको हम इंडस्ट्रियल वेस्ट बोलते हैं, ये लिख सकते हैं। केमिकल इंडस्ट्री है, रबर है, डाई है, रिफाइनरी इंडस्ट्री है, उसमें से जो अब ये जो वेस्ट निकलता है ये सॉइल का, एयर का, वाटर का पोल्यूशन करता है। हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इन पे इम्पैक्ट डालता है। तो ऐसा कुछ ना कुछ अगर लिखोगे तो मार्क्स मिलते हैं। तो अपने मन से लिखने की कोशिश करना, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना, और जो है कोई भी क्वेश्चन है किसी का भी आंसर लिखना है तो समझना और अपनी ओन भाषा में लिखने की कोशिश करना। अब इंडस्ट्रियल वेस्ट है, सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, सॉलिड वेस्ट की डेफिनेशन लिखी है कि मेनी वेस्ट मटेरियल आर जनरेटेड थ्रू द वेरियस डेली एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के डेली एक्टिविटी से बहुत सारा जो है वेस्ट निकलता है और उसको हम बोलते हैं सॉलिड वेस्ट। बराबर है। अब इंडस्ट्रियल वेस्ट इज द वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम इंडस्ट्रियल यूनिट। जो इंडस्ट्रियल यूनिट से जो वेस्ट निकलता है उसको बोला जाता है इंडस्ट्रियल वेस्ट। दीज वेस्ट आर हजार्डस होता है। ठीक है, एज दे जनरली कंटेन, इसमें टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद टॉक्सिक सब्सटेंस आर डिस्चार्ज इनटू सॉइल, वाटर एंड एयर, इन पे डिस्चार्ज होते हैं तो इसका पोल्यूशन होता है। दिस अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के हेल्थ पे ये इम्पैक्ट डालते हैं, हजार्डस इम्पैक्ट डालते हैं। मेजर इंडस्ट्रियल वेस्ट आर फ्रॉम मेटल्स। इंडस्ट्रियल वेस्ट आता कहाँ से है तो देखिए, केमिकल, मेटल की इंडस्ट्री है, केमिकल की इंडस्ट्री है, पेपर की है, डाई की है, रिफाइनरी की, रबर की। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स आपको जो है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट में लिखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टिक वेस्ट पे आपको शॉर्ट नोट लिखनी है। ठीक है, मेनी वेस्ट मटेरियल आर जनरेटेड थ्रू द वेरियस डेली एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के डेली एक्टिविटी से बहुत सारे वेस्ट जो है वो जनरेट होते हैं। करंटली सॉलिड वेस्ट इज द सीरियस वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम। जो वेस्ट ह्यूमन बीइंग से डेवलप होते हैं उसको हम सॉलिड वेस्ट बोलते हैं। तो सॉलिड वेस्ट जो है वो सीरियस प्रॉब्लम हो चुकी है। अब बात करते हैं प्लास्टिक वेस्ट की। पहले थोड़ा सा जो लिखना है तो सॉलिड वेस्ट जनरेटेड, डायरेक्ट प्लास्टिक वेस्ट में नहीं लिखना है, थोड़ा सा पहले वेस्ट के बारे में लिखना, उसके बाद सॉलिड वेस्ट के बाद, और उसके बाद आना प्लास्टिक वेस्ट पे। तो इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक लीड्स टू द चोकिंग ऑफ ड्रेन्स, रिड्यूसिंग द सॉइल फर्टिलिटी। तो अगर हमने प्लास्टिक को प्रॉपर तरीके से डिस्पोज नहीं किया तो चोकिंग का प्रॉब्लम होता है, ड्रेन्स जो होती है उसमें चोकिंग होता है। सॉइल में अगर वो अच्छी तरीके से मिल गया तो फर्टिलिटी जो है सॉइल की वो रिड्यूस होती है। ठीक है,
वेन एनिमल्स ईट प्लास्टिक वेस्ट, जब प्लास्टिक वेस्ट यानी जिसमें प्लास्टिक होता है, ऐसा वेस्ट अगर एनिमल्स ईट करेंगे तो वो मर जाएंगे, ठीक है। बहुत सारी जो गाय होती है वो प्लास्टिक, आपने फोटोग्राफ देखे होंगे तो वो उसके बाद डाई हो जाती है, मर जाती है। तो इतना प्लास्टिक वेस्ट जो है वो घातक है। प्लास्टिक वेस्ट आर नॉट इजीली डिग्रेडेबल, वो डिग्रेड नहीं होता, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड यानी देखिए कभी भी कोई इंसिडेंट होता है जिसमें इंसान इंज्योर्ड होता है या कुछ भी उसको हो जाता है, तो फर्स्ट एड यानी पहली मदद क्या हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड इज द प्रिवेंशन ऑफ डेथ। तो पहली क्या ऑब्जेक्टिव होती है कि उसको मरने नहीं देना है, प्रिवेंशन करना है डेथ से, एंड प्रिवेंशन ऑफ डिटेरियोरेशन ऑफ हेल्थ। तो उसकी हेल्थ पे जो कुछ हजार्डस इफेक्ट होंगे वो होने नहीं देने हैं। तो इसके लिए प्रिंसिपल्स है ABC। अब ये ABC क्या है, तो A है एयरवे, B है ब्रीदिंग और C है सर्कुलेशन। अब एयरवे यानी जब किसी को कुछ हो जाता है तो जब उसको ब्रीदिंग को प्रॉब्लम होती है तो उसको पीठ के बल पे लेटाया जाता है, ये आपको लिखना है आपके मन से, पीठ पे बल पे लेटाया जाता है ताकि उसकी जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके और अच्छी तरीके से वो ब्रीथ कर सके, श्वास ले सके, ठीक है। उसके बाद ब्रीदिंग अगर स्टॉप हो जाती है, अगर ब्रीदिंग ही स्टॉप नहीं होती तो आपको माउथ टू माउथ जो है वो उसको जो है वो सांस देने की कोशिश करनी है ताकि उसकी सांस जो है वो फिर से रेगुलर हो सके। तीसरा होता है सर्कुलेशन। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाए यानी बेशुद्ध हो जाए तो क्या करना है, गिव माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। सबसे पहले उसको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना है, सांस देने की कोशिश करना है माउथ टू माउथ। उसके बाद हार्ट शुड बी पंप। हार्ट जो होता है वो 15 टाइम जो है वो आपको पंप करना है ताकि उससे क्या होगा, जो उसकी सांसें जो रुकी है वो भी सर्कुलेशन जो है वो अच्छी तरीके से होगा। और ये जो हम हार्ट पंप करते हैं उसको ही कार्डियो पल्मोनरी रेस्क्यू सिटेशन बोला जाता है। और इससे क्या होता है, इट हेल्प्स टू ब्रिंग सर्कुलेशन बैक टू नॉर्मल। जो सर्कुलेशन होता है बॉडी में वो फिर से नॉर्मल आने के लिए इन चीज़ों से मदद होता है। तो हम ये जो है वो 3 चीज़ें करके किसी भी इसको फर्स्ट एड दे सकते हैं, पहली मदद दे सकते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के पहले हम ये सब कुछ कर सकते हैं और यही इसका प्रिंसिपल फर्स्ट एड में आपको ये सब कुछ लिखना है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिव एन एग्जांपल ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लाइमेट इन लिविंग वर्ल्ड विथ एक्सप्लेनेशन इन योर ओन वर्ड्स। तो लिविंग वर्ड्स प्ले क्लाइमेट का क्या इम्पैक्ट होता है, उस पर जो है वो क्या इंपॉर्टेंस है लिविंग वर्ड्स का और क्लाइमेट का, ये आपको अपने भाषा में जो है वो एक्सप्लेन करना है। देखिए क्लाइमेट क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म वाली जो कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। वेदर यानी क्या होता है, शॉर्ट टर्म कंडीशन वाली वेदर की कंडीशन होती है। अब देखिए क्लाइमेट मान के चलो कि अगर कश्मीर है, कश्मीर का क्लाइमेट कैसा होता है, तो ठंडा होता है और राजस्थान का गर्म होता है। अब दोनों का क्लाइमेट में बहुत चेंज है। अब चेंज होने की वजह से वहाँ के जो लिविंग थिंग्स है, लिविंग लोग हैं, उन पे उसका क्या असर होता है। कश्मीर की अगर हम बात करें तो वहाँ का क्लाइमेट ठंडा है, इसकी वजह से वहाँ की लाइफस्टाइल बदलती है, ऑक्यूपेशन बदलता है, सब कुछ बदल जाता है, फूड बदल जाता है, शेल्टर बदल जाता है, सब कुछ, क्लोथिंग बदल जाता है। राजस्थान का क्लाइमेट क्या है, गर्म है, तो वहाँ पे फूड अलग है, क्लोथिंग अलग है, शेल्टर अलग है, ऑक्यूपेशंस अलग है। तो इस प्रकार ये लिविंग वर्ड पे जो है वो इम्पैक्ट डालता है। समझ में आ गया आपके कि क्लाइमेट कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए लिखना कैसे है वो देखते हैं। द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर रीजन का अगर क्लाइमेट है, इज द एवरेज डेली रीडिंग ऑफ अ वेरियस वेदर रिलेटेड पैरामीटर रिकॉर्डेड फॉर अ सेवरल ईयर्स। तो क्लाइमेट क्या होता है पर्टिकुलर रीजन्स का, तो एवरेज ऑफ डेली रीडिंग्स, जो डेली का रीडिंग्स होता है उसका एवरेज जो होता है उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। वेरियस वेदर रिलेटेड पैरामीटर, तो सेवरल ईयर तक क्या किया जाता है, ये जो रीडिंग्स होते हैं डेली के ये रिकॉर्ड किए जाते हैं और इससे बनता है क्लाइमेट। ये तो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है। क्लाइमेट इज अ लॉन्ग टर्म प्रीडोमिनेंट कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। लॉन्ग टर्म वाली कंडीशन है, शॉर्ट टर्म वाली नहीं है। आज बारिश होगी कि नहीं होगी, ये वेदर का है, शॉर्ट टर्म वाला है। आज 2 बजे बारिश होगी, 4 बजे बारिश होगी, तो ये वेदर का फिनोमेना है, शॉर्ट टर्म वाला है। पर लॉन्ग टर्म वाला है कि साल में 4 महीने तो बारिश होनी वाली है, तो ये होता है गाइस क्लाइमेट। ठीक है। अब क्लाइमेट डज नॉट चेंज कंटिन्यूसली, क्लाइमेट कंटिन्यूसली चेंज नहीं होता। ऐसा होता है क्या, चेंज नहीं होता, अपन वेदर रोज का चेंज होता है। आज बारिश हो गई, कल जो है वो शायद बहुत हेवी जो है वो बारिश होगी, परसों बारिश होगी ही नहीं, ठंड रहेगी, यानी ऐसा कुछ होगा। तो वेदर रोज चेंज होता है पर क्लाइमेट डज नॉट चेंज कंटिन्यूसली। क्लाइमेट चेंज होता है क्या, नहीं होता है।
उसके बाद लिखना है आपको इट रिमेन्स कांस्टेंट इन अ रीजन फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कांस्टेंट। ये दोनों जो है वो सेम ही है, उलट पुलट करके लिखे है, ठीक है। तो ऐसा भी आपको लिखना है। इट इन्फ्लुएंस अवर बेसिक नीड्स, क्लाइमेट जो होता है हमारी जो बेसिक नीड्स है उसको इन्फ्लुएंस करता है, जैसे कि फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, शेल्टर हो गया, एज वेल एज ऑक्यूपेशन, यानी जो व्यवसाय होते हैं। मैंने जैसे कश्मीर और राजस्थान का एग्जाम्पल दिया था आपको, तो उस प्रकार ये जो क्लाइमेट है ये इन्फ्लुएंस करता है हमारी इन बेसिक नीड्स को, ठीक है। उसके बाद लिखना है आपको क्लाइमेट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन एंड इनरिचमेंट ऑफ सॉइल। तो क्लाइमेट गाइस जो सॉइल की फॉर्मेशन एंड इनरिचमेंट है वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ठंड है तो सॉइल अलग रहेगी, धूप बहुत ज़्यादा है तो सॉइल अलग रहेगी। तो क्लाइमेट कंडीशन सॉइल पे भी बहुत इम्पैक्ट डालता है। और लास्ट में आपको लिखना है द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन हेल्प्स टू डिटरमाइन द डाइट, यानी खान पान, क्लोथिंग, कपड़ा, हाउस, ऑक्यूपेशन एंड लाइफस्टाइल ऑफ पीपल इन अ रीजन। तो क्लाइमेट जो है वो पर्टिकुलर रीजन का हेल्प्स करता है डिटरमाइन करने के लिए डाइट, क्लोथिंग, हाउस, ऑक्यूपेशन एंड लाइफस्टाइल ऑफ पीपल इन अ रीजन। जैसे कि एग्जांपल हो गया लाइफस्टाइल ऑफ कश्मीर एंड राजस्थान। ठंड है तो कश्मीर के लोग बहुत ज़्यादा कपड़े पहन लेते हैं, राजस्थान में गर्मी होती है तो कपड़े बहुत ज़्यादा पहन नहीं सकते तो कम कपड़े पहनते हैं, ठीक है। तो ऐसा जो होता है, हम भी देखिए जब समर होता है तो कपड़े कम पहनते हैं, जैसे विंटर होता है तो कपड़े ज़्यादा पहनते हैं। तो ये क्लाइमेट जो बदलता है उस हिसाब से पर्टिकुलर रीजन में जैसे जैसे क्लाइमेट होता है उस हिसाब से सब कुछ जो है वो बदलता है, और ये लिविंग वर्ड्स पे इस तरह जो है वो इम्पैक्ट डालता है। तो ये इंपॉर्टेंस है क्लाइमेट का लिविंग वर्ड्स के लिए। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।